हेलो, मेरा नाम मेहुल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2019 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद ही मेरी एक डिसेंट सी जॉब लग गई थी एंड आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय जॉब। बट 2020 के स्टार्टिंग में ही कोविड आ गया था, जिस वजह से सब जगह लॉकडाउन था। तो उस वजह से मुझे वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट करना पड़ा था। और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन हटा, तो तब तक ये सब कुछ काफ़ी ही डिप्रेस्ड हो चुका था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी एक आउटडोर ट्रिप की अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने और मेरी 2 फ्रेंड्स ने मिलकर एक ट्रिप का प्लान किया। शिमला की ट्रिप थी वो। और मेरे दोस्तों का नाम था रोहन एंड ईशान। और हम लोग इस शिमला की ट्रिप को काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे और जब ये ट्रिप प्लान हुई तो हम सभी बहुत खुश हो गए थे। और हम लोग ईशान की गाड़ी से जा रहे थे दिल्ली टू शिमला। तो 15 जुलाई की सुबह हम शिमला के लिए निकल गए थे एंड सब कुछ बहुत ही सही जा रहा था, पर हमारी एक्साइटमेंट वाज ऑन द नेक्स्ट लेवल। म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए और ड्राइविंग को एंजॉय करते हुए हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे अब। पर सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता था। तो हम चंडीगढ़ क्रॉस करने ही वाले थे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई बीच रास्ते पे ही। ईशान को ये कार लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो कार का ख़राब होना वाज सो वियर्ड। पर हमने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने कार की एक्चुअल प्रॉब्लम को ढूंढने की बहुत कोशिश भी करी। पर हमें ऐसे देखने पर कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर इसमें हुआ क्या है। तो हमने बहुत मेहनत कर लेने के बाद हमने सोचा कि हमें मैकेनिक को बुला लेना चाहिए। तो हमने मैकेनिक को बुलाया। हम सिटी के आउटर एरिया में थे, तो मैकेनिक को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फाइनली उसका वेट करते करते 2 घंटे बीतने के बाद, फ्रस्ट्रेटिंग 2 घंटे बीतने के बाद मैकेनिक आ गया और ऑलमोस्ट रात होने वाली थी इस समय। तो हमें ये देखकर समझ तो आ गया था कि हम अपनी जर्नी इस टाइम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो अब ना चाहते हुए भी हमें एक रात चंडीगढ़ में ही रुकना था। हमने काफ़ी सारे होटल्स भी सर्च करे, बट सारे ही होटल काफ़ी एक्सपेंसिव थे हमारे बजट के हिसाब से। इसीलिए हमने वहीं पास में कोई एयरबीएनबी बुक करने का डिसाइड किया एंड वी बुक दैट। एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल बंगलो था, जैसा कि हमने पिक्चर्स में देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही सुंदर था वो। वैसे तो हम 3 लोगों के रहने के हिसाब से वो बंगलो काफ़ी ही बड़ा था, पर वो इतना बड़ा बंगलो हमें काफ़ी ही लो प्राइस में या सस्ते प्राइस में मिल गया था। तो हम तीनों ने ही बिना सोचे समझे उसे बुक कर लिया था। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहाँ के होस्ट मिस्टर सिंह से मिला। और वो प्रोबेबली अपनी एज के 40s में होंगे शायद, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी उनके बंगलो जैसा ही अच्छा एंड स्टैंडर्ड था। उनके फेस पे एक वार्म स्माइल थी और उन्होंने हमें पूरे बंगलो का एक टूर भी कराया। बंगलो में 4 रूम्स थे, बट एक रूम लॉक्ड था, जिसे मिस्टर सिंह स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहे थे। और मिस्टर सिंह के इतने वेलकमिंग नेचर की वजह से हमें एकदम घर जैसा फील हुआ। और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे एकदम परफेक्ट थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पर। मिस्टर सिंह हमें सब समझाने के बाद वहाँ से चले गए और ये सब करते करते शाम के 7 बज गए थे और हम सब ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इसलिए हम लोगों ने अपना खाना भी बाहर से ऑर्डर कर दिया था। और खाना आते ही हमने अपना डिनर किया और हम तीनों ही अपने अपने रूम पे चले गए थे। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए फ्रेशन अप होकर के मैं फटाफट से अपने बेड पे चला गया। और जैसे ही बेड पे लेटा तो मुझे तुरंत नींद आ गई। पर थोड़ी ही देर बाद मेरी नींद खुल गई टीवी की बहुत तेज़ आवाज़ से, वो भी कुछ मिडनाइट के टाइम पे। मैंने अपने फ़ोन पे टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे। मैं अपने रूम से उठकर बाहर गया तो रोहन और ईशान सोफे पर बैठे हुए थे और उन्होंने ही टीवी चला रखा था। मैंने उनसे टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए कहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब तक मेरी नींद भी पूरी तरीके से खुल चुकी थी, इसलिए मैंने भी वहाँ बैठकर टीवी देखने का सोचा। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद जब मैं किचन जा रहा था पानी पीने के लिए, तो मैंने रास्ते में देखा कि वो जो रूम मिस्टर सिंह स्टोर रूम की तरह यूज़ करते थे, जो कि लॉक्ड था, वो खुला हुआ था। मैंने जल्दी से रोहन और ईशान को आवाज़ लगाई
ये पूछने के लिए कि क्या ये रूम तुम दोनों में से किसी ने ओपन करा। तो उन्होंने बोला कि उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था कि वहाँ का डोर ओपन है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम देखना चाहते थे कि आखिर उस रूम के अंदर है क्या, और रोहन और ईशान भी मुझे इनकरेज कर रहे थे कि उस रूम के अंदर जाकर हम देखें। तो मैंने जैसे ही गेट का हैंडल पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश करी, तो मुझे एकदम से ही अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगा। मुझे कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी, ऐसी फीलिंग कि मुझे उस रूम के अंदर जाने की इच्छा ही मर चुकी थी। मेरे को अब मन नहीं था उस रूम के अंदर जाने का भी। तो मैंने तुरंत ही उस हैंडल से हाथ उठाया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। रोहन और ईशान वहाँ नहीं थे और टीवी भी बंद थी, और मैं वहाँ पर सिर्फ अकेला खड़ा हुआ था एकदम अंधेरे में। थोड़ी देर के लिए तो मेरी बॉडी एकदम जम सी गई थी, और जैसे ही मेरी जहन से डर निकला तो मैं एकदम डर के मारे उठ गया। पर मैं अपने रूम में नहीं था, मैं हॉल के सोफे पर लेटा हुआ था। आखिर मैं यहाँ आया कहाँ से, ये सोचते ही मैं भाग के अपने रूम में गया। पर इतना तो क्लियर था कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी। मैं पूरी रात ऐसे ही अपने बेड पर लेटा हुआ था और पूरी रात मुझे वियर्ड आवाज़ें आ रही थी, कभी फुटस्टेप्स की और कभी नल के पानी टपकने की और कभी किसी के कुछ ना कुछ गेट नॉक करने की। पर मैं बस सुबह होने का और यहाँ से जल्द निकल जाने का इंतज़ार कर रहा था। जो कुछ भी मैंने देखा था वो मुझे एक सपना नहीं लग रहा था, क्योंकि इस इंसिडेंट की एक एक डिटेल्स मुझे आज भी याद है, एंड इट जस्ट फेल्ट टू रियल टू नॉट बी ट्रू। तो वो पूरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, और सुबह होते ही मैं अपना पूरा सामान लेकर हॉल में आ गया। पर जब रोहन और ईशान अपने रूम से बाहर आए तो उनका फेस देखकर भी यही लग रहा था कि वो दोनों भी रात भर सोई नहीं है। और उनका फेस देख के ही मुझे ये समझ आ गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ रात में वो सब कुछ हुआ था। रोहन ने बताया कि रात को करीब 2 बजे जब वो वॉशरूम के लिए उठा था तो उसको बाहर कोई फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दिए थे, और जब उसने वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करी तो उसने देखा कि किसी ने उसका वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया था। रोहन को बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी, तो उसे लगा कि मेरे या फिर ईशान में से दोनों में से कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ। रोहन ने अंदर से आवाज़ भी दी, मेहुल और ईशान, तुम दोनों ये जो भी कर रहे हो जस्ट स्टॉप इट, डोंट मेस विथ मी। रोहन कंटिन्यूसली वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सडनली डोर अपने आप ही ओपन हो गया। पर जब रोहन ने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रोहन को सडनली अपने बैक पे एक कोल्ड विंड जैसा कुछ फील हुआ, पर उसने तब उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अभी भी लग रहा था जैसे हम दोनों में से कोई एक उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वॉशरूम से वापस आते टाइम रोहन ने भी उस लॉक्ड रूम को नोटिस करा, पर वो रूम ओपन था और स्लाइटली खुला हुआ था। उसे भी देखना था कि आखिर उस रूम में चल क्या रहा है, इसीलिए ही डिसाइडेड टू पीक इनसाइड द रूम। और जैसे ही वो उस रूम के पास पहुंचा तो उसे फिर से वही कोल्ड विंड फील हुई उसकी बैक पे, और इस बार उसे ये चीज़ पता थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो वहाँ से जाना चाहता था पर उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो चुकी थी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सडनली उसको किचन में कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई और वो वापस से अपने सेंसेस में आ गया, और वो तुरंत अपने रूम की तरफ भागा और अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसे अपने रूम पे जाने के बाद भी ठंड फील हो रही थी। उसने एसी ऑफ किया और अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लिया, बट उसके बाद भी उसे ठंड लग रही थी और ये ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहन ने भी मेरी तरह पूरी रात इंतज़ार किया सुबह होने का, और ऐसे ही अपने बेड पे वो लेटा रहा। और ईशान ने भी हमें बताया कि रात को करीब 2 बजे उसकी किसी आवाज़ की वजह से नींद खुली थी, और जैसा कि उसका रूम मेन डोर के एकदम पास में ही था तो उसे घर के बाहर से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई थी। उस आवाज़ से उसे ऐसा लग रहा था कि 2 लोग घर की तरफ आ रहे हैं, और उस आवाज़ के थोड़ी देर बाद उसे मेन डोर के खुलने की आवाज़ आई।
डोर के लॉक खुलने की आवाज़। ईशान को लगा कि मिस्टर सिंह शायद वापस आ गए होंगे किसी कारण से, पर उसका ये शक तब खत्म हो गया जब बाहर से किसी सामान के गिरने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई फर्नीचर को खींच रहा हो, उसे तोड़ रहा हो, उसे पीट रहा हो। और कुछ ही देर में टेलीविज़न की आवाज़ भी फुल वॉल्यूम में आने लगी थी। ईशान अपने बेड से उठकर बाहर जाकर देखना चाहता था, पर उसने भी बताया कि उसे ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। उसने बताया कि वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसे एक और लॉक खुलने की आवाज़ आई, और इस बार उसे पता था कि घर के अंदर ही किसी ने उस लॉक को ओपन किया है। और थोड़ी देर के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया था, और थोड़ी ही देर बाद ईशान को अपने डोर पर एक नॉक सुनाई दी। एंड नाउ फाइनली ही कुड मूव हिज बॉडी। और उसने गेट नहीं खोला, एक बार फिर किसी ने दरवाजे को नॉक किया, और एकदम से सब कुछ साइलेंट हो गया। ईशान ने करीब 15 मिनट वेट करा और उसे कोई आवाज़ नहीं आई। तो फाइनली उसने अपना दरवाज़ा खोला और बाहर गया, तो उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। और उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी कि सारा का सारा सामान अपनी जगह पर ही रखा हुआ था, और देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर पे किसी ने एंटर भी किया हो। ईशान को लगा कि उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा, इसीलिए वो दोबारा सोने ही वाला था कि सडनली उसकी नज़र उस रूम पर पड़ी। रूम का डोर पूरी तरीके से ओपन था। ईशान फेल्ट गूज़बम्प्स ऑल ओवर हिज बॉडी, और रूम में पूरा अंधेरा होने के बाद भी उसे ऐसा फील हुआ कि उसका किसी से आई कांटेक्ट हुआ हो, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने किसी को वहाँ देखा हो? और इन सारी चीज़ों को साइड करके ईशान अपने बेड पर वापस आ गया, और वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे भी रात भर पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने भी अपना इंसिडेंट रोहन और ईशान को बताया। वो रूम अब लॉक्ड था। घर को देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई इस घर के अंदर एंटर भी हुआ हो। और हम तीनों ही रात के सेम टाइम पे उठे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तीनों में से किसी ने भी एक दूसरे को ना देखा हो? कल रात को लेकर हम तीनों के ही पास बहुत सारे सवाल थे, और जो भी हमारे साथ हुआ था वो सभी काफ़ी अनरियल था, और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था बस। इसलिए हमने मिस्टर सिंह को कॉल किया बताने के लिए कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में मिस्टर सिंह वॉज देयर, और उनके फेस पर अभी भी वही वार्म एंड वेलकमिंग स्माइल थी। उन्होंने हमारे स्टे के बारे में पूछा कि हमारा स्टे कैसा रहा, तो हम तीनों ने ही एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पर रख दी। हम तीनों ने ही उनके बंगलों के बारे में काफ़ी तारीफ भी करी, पर मैं खुद को उस लॉक्ड रूम के बारे में पूछने से रोक नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा कि वो रूम लॉक्ड क्यों है, पर मैं ये समझा नहीं सकता। पर मिस्टर सिंह के फेस पर कुछ चेंज हुआ। उनके एक्सप्रेशन का चेंज होने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम था। मतलब वो बस एक पल के लिए उनका फेस में एक्सप्रेशन चेंज हुआ था, पर मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली थी। उन्होंने बताया कि इस रूम में किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से उस रूम को लॉक रखा गया है, और इसीलिए मिस्टर सिंह उसे एक स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। और हम तीनों में से अब इसके आगे उनसे कोई सवाल नहीं किया किसी ने भी, और बंगलों की की उन्हें देखकर वहाँ से निकल गए। कार में बैठने के बाद मैंने एक बार फिर से मिस्टर सिंह और उस बंगलों को देखा, और इस बार मिस्टर सिंह की स्माइल वार्म और वेलकमिंग नहीं, बहुत ही क्रीपी नज़र आ रही थी। उनकी आंखें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जानते थे कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ था। उस लॉक्ड रूम की एक विंडो बाहर की तरफ भी थी, और जब मैंने उस विंडो को देखा तो वो रूम भी बाकी सब रूम की तरह ही नॉर्मल लग रहा था। उसे देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन से गुजरा हो। मैंने मिस्टर सिंह की तरफ देखा, पर इस बार वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे देख रहे थे, और इस बार उनकी आंखों में गुस्सा था। उनने जल्दी से अपनी कार निकाली और शिमला के लिए निकल गए। जो भी एक्साइटमेंट हमें अपने ट्रिप के लिए थी वो सभी ख़त्म हो चुकी थी। पूरी ट्रिप हम तीनों ही यही सोच रहे थे कि आखिर वो हमारे साथ हुआ क्या था। आखिर इस रूम में मिस्टर सिंह ने क्या रखा था और किस लिए उस रूम को लॉक रखा था। पर हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर इस बंगलो का प्राइस इतना कम क्यों था।